Hello everyone, my name is Anik Khatana and I'm a practicing High Court lawyer. Today I'm sitting with Ahmed Gilani, who has been working in my firm for almost 9 months. And today I've requested him to come and record this vlog with me in order to tell you that how did he find this law firm, how was his experience, how does he feel as a young lawyer. We are going to explore all of these questions in this vlog today. But before that, I would request you to kindly like this video, subscribe my channel and press the bell icon. As I have discussed in several vlogs that it is hard to become a lawyer and it is even harder to practice as a practicing lawyer. First of all, I would request Ahmed to please introduce yourself and then tell us then how was your experience of becoming a lawyer and what are the hurdles that you faced and now what are the hurdles you are facing right now as a practicing lawyer in Pakistan. Hello everyone, I am Ahmed Gilani and I've been working as an associate at Sir Anik's firm for the past 9 months. मैंने मेरा कॉलेज बैरिया कॉलेज था, मैंने वहाँ से एफएससी किया था और मेरा इनिशियल प्लान था टू बी अ डॉक्टर. आई वाज नेवर एन एक्सट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट था, ना लोगों से मिलता था, ना कोई एक्सपोजर था, ना कुछ. तो व्हेन आई फाइनली गॉट एन एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज तो मैंने सोचा थोड़ा सा कि मतलब किताबों में ही ज़िंदगी रह जाएगी, पढ़ना पड़ेगा हमेशा और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकेगी. तो काफ़ी सोचने के बाद आई प्लान ऑन गेटिंग अ लॉ डिग्री. मेरा प्लान नहीं था कि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर बनूंगा, बस डिग्री लूँगा और उसके बाद कुछ ना कुछ देख लूँगा. खैर आई टुक एन एडमिशन इन द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज. वो एक्सटर्नल डिग्री कराते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का. तो तब तक भी जो मेरा हर्डल था वो यही था कि बस पढ़ना है, एग्ज़ाम्स पास करने हैं. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो गया वो. आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर. उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा फील्ड में आके देखते हैं कि क्या किया जा सकता है या क्या स्कोप है. तो तब भी मेरा थोड़ा बहुत ये हर्डल चल रहा था कि आई वाज एन इंट्रोवर्ट. मेरा कोई इतना एक्सपोजर नहीं था, मुझे लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता था या उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी. आई रिमेंबर सर अनीक का एक सेमिनार हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में और मुझे जो मुश्किलात आ रही थी, जो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता, तो इन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना जर्नी का बताया, तो उसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम दैट ही फेस्ड, दैट ही डिस्कस्ड, मैं उससे रिलेट कर पा रहा था. तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई उसके बाद फिर मैंने सीवी अपनी सर की फर्म में भेजी. उसके बाद इन्हें इंटरव्यू में बुलाया. तो आई वॉज़ वेरी लकी टू गेट सिलेक्टेड. यहाँ सर ने फिर उसके बाद स्टार्ट कराया. तो लॉयर बनने के बाद जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो सर के साथ ही शुरू हुआ और उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं. और मुश्किलात अभी तक की भी यही थी कि जो किताबों में पढ़ा था वो दैट वाज टोटली डिफरेंट जो सामने देखना पड़ रहा था कोर्ट्स में और बाकी सारा जो प्रैक्टिकल प्रोसीजरल वर्क होता है सारा. तो उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी सीखने को मिल रहा है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, एक चीज़ को करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन सा तरीका बेस्ट है. But what was your feeling when you figured out that what you have studied in law school is entirely different in application? जो अभी तक मुझे समझ में आया वो यही है कि जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जो आपको कोर्सेज पढ़ाते हैं, उसमें आपको सिर्फ लॉ का बताते हैं. ये लॉ है, इसको ऐसे अप्लाई करना है, इसकी एप्लीकेशन ये है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से करना है. लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं तो उसके अंदर आपको उस सारी चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिट पिटिशन ले लें, उसको आपने पहले ड्राफ्ट कैसे करना है, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसके अंदर आपको क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं. आपका ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसके बाद उसकी सबमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, आपने उसको किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने उसको सबमिट कराना है, उसके साथ क्या स्टैम्प्स लगते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो होगा. फिर उसके बाद उसकी ऑब्जेक्शंस वगैरह आती हैं. थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ लेकिन जो मैंने सीखा है, ऑब्जेक्शंस को कैसे रिमूव करना है, उसके बाद जज के आगे बोलने का क्या तरीका है, जज के आगे आपने कैसे अपेयर होना है, उसकी लॉयर्स का कॉन्डक्ट वगैरह क्या है, फिर सारा क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है. ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में आपके कोर्सेज में नहीं पढ़ाई जाती. तो ये काफ़ी एक आई थिंक थोड़ा कोई कोर्सेज वगैरह भी होने चाहिए. जो अभी स्टार्ट हुआ है बार वोकेशनल कोर्स, उसमें कुछ होता है, लेकिन आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ानी चाहिए. So people generally think that when they have to find their first law firm, they will have to find a reference for that. Did you feel the same problem when you were looking for your first law firm?
आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी एक ये बड़ा कॉमन स्टीरियोटाइप है कि अब्बा के रेफरेंस से कोई ना कोई आपका काम हो जाएगा। तो काफ़ी लोग करते भी हैं और मैंने भी ऑब्वियसली सोचा था कि अब्बा को बोलूँगा, अब्बा कहीं ना कहीं काम पे लगा देंगे। लेकिन अगर आपने अपना करियर सीरियसली लेना है, इफ़ यू वांट टू एंड अप समवेयर, तो आई थिंक ये वाला स्टेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका काम हो जाएगा लेकिन वो परमानेंटली नहीं होगा, टेम्परेरीली होगा। आपकी लर्निंग बहुत स्टैटिक होगी। तो जब आप खुद किसी चीज़ के लिए हाथ पैर हिलाते हैं, मेहनत करते हैं, जब आप दिखाते हैं कि आप किस हद तक करना चाह रहे हैं काम, तो फिर काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। So, Ahmed, what was your perception about the lawyers when you were becoming one? And now you are in the field and you regularly appear and meet so many lawyers on daily basis. Now, what do you think about this profession and lawyers in Pakistan? पाकिस्तान में ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जो कुछ और कर नहीं सकता, जो हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है, वो लॉ चूज़ कर लेता है और लॉयर बन जाता है। तो ऑब्वियसली मेरे जहन में कुछ हद तक ये चीज़ भी थी कि लोग क्या कहेंगे कि ये कुछ कर नहीं पाया तो इस वजह से लॉयर बन गया। लेकिन जैसे आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि मैंने मेडिकल चूज़ करने के बाद भी उसको परसू इसलिए नहीं किया कि मुझे सारी ज़िंदगी पढ़ना पड़ेगा और कुछ कर नहीं पाऊँगा, किसी चीज़ का टाइम नहीं होगा। तो एट सम लेवल मैं उसी चीज़ से बचने के लिए ही लॉ में आया। लेकिन अब बीइंग इन द फील्ड मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आगे पीछे लॉयर्स को देख के, सब सारे काम वगैरह देख के, कि लॉ आसान नहीं है। लॉ बहुत मुश्किल है। आप बहुत बड़े वकील भी बन जाओ, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आप बन जाओ, लेकिन आप सारा कानून याद नहीं रख सकते। आपको नई से नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए से नए एंगल्स हर चीज़ के मिलते हैं आपको। तो आई थिंक बीइंग अ लॉयर वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो और कुछ कर नहीं सकते वो वकील बन जाते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। In the end, Ahmed, I would like to ask that would you like to give any advice to your juniors or people who are studying law, that what is the mindset that is required to become a lawyer and then to become a good practicing lawyer in Pakistan? What have you learned in this short span of time? वेल व्हाट आई हैव लर्न इज़ कि इट डजेंट मैटर कि आप जब ग्रेजुएट हुए आप हाई अचीवर थे या यू बेयरली पास्ड, वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। आपने एक डिवोशन, एक डिसिप्लिन, एक मोटिवेशन के साथ आना है। सारा काम आपको शुरू से नए सिरे से करना पड़ेगा। सब कुछ जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं वो चीज़ें भी आपको प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से दोबारा सीखनी पड़ेंगी। एंड देयर माइट बी टाइम्स जब आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो या आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन ये ऐसे टाइम होंगे जिस वक्त आपका जो डिसिप्लिन होगा, जो आपका माइंड सेट होगा कि आपने करना है, आपने एक जगह पे पहुंचना है, वो वाला जो डिसिप्लिन होगा वो आपके काम है। And Ahmed, what do you think? Becoming a lawyer in Pakistan, do you only require to read files and appear before the court, or do you have to, like, what have you learned so far? Do you require to do so many other things as well in order to make your name in the market? मोस्ट ऑफ द लॉयर्स उनका यही काम है कि बस फाइल्स पढ़ते हैं और जज के आगे बोल लेते हैं जो भी फैक्ट टू फैक्ट बेसिस के ऊपर होता है। लेकिन बीइंग अ लॉयर आपको बहुत सारी स्किल्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, और इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली आपका एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस वकील का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है जिसका नाम लोग जानते हैं, शक्ल लोगों ने देखी होती है, वो एक अच्छा वकील माना जाता है, बेशक उसको भले कुछ आता हो ना आता हो। तो टू डेवलप ऑल दी स्किल्स या इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं। आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी और आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा ऑनलाइन। आप लोगों से मिलें, उस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आपका एक्सपोजर लोगों में बढ़ेगा, लोग आपको पहचानेंगे, लोगों को पता होगा कि एक ये वकील भी है। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं अपना, या आप कॉन्फ्रेंसेस या वेबिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज, आपकी रिसर्चिंग वो आपकी इम्प्रूव होंगी। तो ये काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं एक अच्छे लॉयर के अंदर। जब तक आपकी एक स्किल लैक कर रही होगी और एक चीज़ आपके अंदर अच्छी होगी तो यू कैन बिकम अ गुड लॉयर, लेकिन फिर एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर आप अच्छे होंगे। जब जज के आगे बोलने का टाइम आएगा आप अच्छा बोल लेंगे, लेकिन अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होगी तो उस चीज़ के अंदर आपको इशू आएगा। तो ये सारी चीज़ें एट सम लेवल दे आर इंटरलिंक्ड। तो जब तक सारी चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं होगी तब तक थोड़ा मुश्किल होगा, और इन सारी चीज़ों को आप टाइम के साथ ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम आप
अपने आप को अपनी स्किल्स को देंगे उतना बेहतर होगा। आई थिंक आप वकील बन रहे हैं या आप वकील बन चुके हैं, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग लैकिंग। तो आप जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं लाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि आप किस चीज़ में लैक कर रहे हैं, तब तक आपको पता नहीं होगा कि इम्प्रूव कैसे करना है। तो आप सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। उसके बाद जिस चीज़ में आप लैक कर रहे हैं उस चीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जितना आप काम करेंगे उतना आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे उस चीज़ के अंदर। तो बस मेहनत करें और फ्रस्ट्रेट नहीं होना। Hope this vlog was useful for all of you, and I especially recorded this so you could see that what are the hurdles that any young lawyer is facing in Pakistan and what is his thought process which is developing from being a student and now being a practicing lawyer. So if you like this video, I would request you to please subscribe my channel and press the bell icon, and I'll see you in another vlog. Take care. Bye bye.